हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है। हम सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव, जहां खबरों के पीछे की खबर भी हम आपको बताते हैं और सत्ता की चालों के चेहरे भी बेनकाब करते हैं। तो आज बात उस चेहरे की जिसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजनीति की कमान सौंपी है, जिनका नाम है हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक, पूर्व सांसद और अब मध्य प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन जनाब, यहां नाम से बड़ी बात है सहमति। सहमति किसकी थी, चाल किसकी थी और जरूरत किसे थी? तो चलिए खोलते हैं उस पूरे सियासी फैसले की परतें और समझते हैं कि हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी के पीछे दरअसल कहानी क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक गुजारिश, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपका साथ हमारी ताकत है। बढ़ते हैं अब खबर की तरफ। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी या सत्ता संगठन का संतुलन? सत्ता की चाल में संतुलन का नाम हेमंत खंडेलवाल। किसके इशारे पर हुआ चयन? गुटों के बीच सामंजस्य या नए शक्ति केंद्र की नींव? मध्य प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर महीनों से चर्चा चल रही थी और हमने खुद भी 2 माह पहले ही मोहन का प्यारा बनेगा भाजपा का नया अध्यक्ष वाले वीडियो में ये संकेत दे दिए थे कि हेमंत खंडेलवाल बन सकते हैं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, जो चौंकाने वाला नाम होगा। हमने जो संकेत दिए थे उस पर अब मोहर लग चुकी है। वहीं बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल का नाम भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सामने आ रहा है। अगर भाजपा हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है तो ये वाकई में चौंकाने वाला फैसला होगा। हेमंत खंडेलवाल के नाम की घोषणा से पहले कभी आदिवासी चेहरे की बात, कभी महिला अध्यक्ष की मांग, कभी स्वर्ण बनाम पिछड़ा समीकरण, लेकिन अंत में बीजेपी ने जो नाम चुना वो है हेमंत खंडेलवाल। बैतूल के विधायक और वरिष्ठ नेता विजय कुमार खंडेलवाल के बेटे। ये फैसला एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 3 ध्रुवों की साठगांठ का नतीजा है। संघ का संतुलन, शिवराज सिंह की सहजता और सीएम मोहन यादव की सहूलियत। मतलब नाम भले ही एक है लेकिन सहमति सामूहिक है और यही राजनीति में सबसे बड़ा संदेश होता है। सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता थे और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए उपचुनाव में और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। पहले प्रधानमंत्री भी हमारे लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के बने तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से निकले थे। ऐसे में जब ये संगठन में कुशवाहा ठाकरे से लगा के प्यारेलाल खंडेलवाल जी तक और सारे संगठन मंत्रियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है
ये हमने सबने हमारे सारे संगठन पर्व को भी उसी तरह से लिया है, जो बाकी पार्टियों के लिए मिसाल बनते हैं। अब सवाल ये है, क्या हेमंत खंडेलवाल का चुनाव संगठन के लिए हुआ है या सत्ता के लिए राहत का रास्ता खोला गया है? देखिए, संघ चाहता था जमीन से जुड़ा और शिवराज चाहते थे असंकोची, वहीं मोहन यादव चाहते थे भरोसेमंद और पार्टी को चाहिए था एक गुटनिरपेक्ष चेहरा जो सबको साथ लेकर चल सके लेकिन किसी पर हावी न हो। और ऐसे में खंडेलवाल का नाम एक चैन नहीं, एक रणनीति संतुलन है। हेमंत खंडेलवाल कोई अचानक उभरा हुआ नाम नहीं है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि गहरी है। दिल्ली की सहमति, संघ की शक्ति और शिवराज मोहन की सियासी जरूरत, तीन ध्रुवों की एक राय, आखिर क्यों? बीजेपी के भीतर पहली बार बिना विरोध के नियुक्ति। उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक नया इतिहास गढ़ेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते, एक ही व्यक्ति के सभी प्रमुख लोग नामांकन दाखिल करते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है, अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। हमारी पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा होता है। हम सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पिता विजय कुमार खंडेलवाल यानी मुन्नी भैया खुद सांसद रहे हैं। 2008 में पिता के निधन के बाद उन्होंने उपचुनाव जीता और सांसद बने। 2013 में विधायक बने, लेकिन 2018 में वे चुनाव हार गए। 2023 में फिर धमाकेदार वापसी करते हुए वे फिर से विधायक चुने गए। खंडेलवाल की पहचान एक शांत, संयमित लेकिन प्रभावशाली नेता की है। संगठन के भीतर वे कोषाध्यक्ष जैसे अहम पद संभाल चुके हैं। वित्तीय पारदर्शिता, कार्यकर्ताओं से संवाद और योजनाओं की समझ, ये वो पहलू हैं जो उन्हें भाई साहब की उपाधि दिलाते हैं। बैतूल के इस नेता के घर पर आज भी लोग ऐसे आते हैं जैसे अपने घर में आ रहे हो, अपने घर में रह रहे हो। आदिवासी, ग्रामीण, जरूरतमंद, हर वर्ग से सीधा जुड़ाव रहा है हेमंत खंडेलवाल का। उनकी राजनीति हाथ जोड़ो काम करो वाली है, न दिखावा न उग्रता, बस संगठन की नब्ज पहचानना और जमीन पर भरोसा रखना। लेकिन राजनीति में सीधा चलने वालों की राह सबसे टेढ़ी बना दी जाती है। क्या खंडेलवाल ये लड़ाई लड़ पाएंगे? बीजेपी को राज संगठन से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ता थका हुआ और निराश भी है। ऐसे में पार्टी को चाहिए था ऐसा नेता जो गुटबाजी से ऊपर हो और कार्यकर्ताओं में फिर से जान फूंक सके। खंडेलवाल उसी जिम्मेदारी के साथ आए हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हेमंत खंडेलवाल विरासत के नेतृत्व तक का सफर, मुन्नी भैया से लेकर भाई साहब बनने तक की कहानी, सादगी से सत्ता तक का सफर, कार्यकर्ता केंद्रित चेहरा या सत्ता के बीच का पुल। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समीकरण की, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच की सियासी केमिस्ट्री। एक और शिवराज जिनका कद आज भी सबसे भारी है, तो दूसरी ओर मोहन यादव जिन्हें स्थिरता और स्वीकृति दोनों की तलाश है। ऐसे में हेमंत खंडेलवाल बन सकते हैं सेतु जो दोनों गुटों को एक छतरी के नीचे जोड़े रखें, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमे, बस उतने ही मुखर जितने संगठन को चाहिए। संघ हमेशा से चाहता है विचारधारा पर टिके नेता, ना कि सिर्फ चेहरे, और खंडेलवाल संघ के लिए भरोसेमंद नाम है। वो विवादों से दूर रहे हैं, संगठन में उनकी उपस्थिति निरंतर रही और उन्होंने कभी व्यक्तिगत या व्यक्तिवाद नहीं पाला। संघ को यही पसंद है जो बोलने से ज्यादा करने पर यकीन रखे। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, चुनौतियां क्या हैं? आदिवासी प्रतिनिधित्व की अनदेखी,
खंडेलवाल के आने से वो वर्ग हाशिए पर महसूस कर सकता है। महिला नेतृत्व को फिर टाला गया है, जो पार्टी के अंदर ही असंतोष को जन्म दे सकता है। कार्यकर्ताओं का दोबारा जोड़ना, जो पिछले 2 चुनाव से या तो नाराज हैं या फिर निष्क्रिय। गुटबाज नेताओं को संतुलित रखना, जो हर प्रदेश अध्यक्ष को प्रेशर कुकर में बदल देते हैं। हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के साथ बीजेपी ने कई संदेश भी दिए हैं। पहला, अब संगठन को फिर से मजबूत किया जाएगा। दूसरा, पार्टी गुटनिरपेक्ष चेहरों को महत्व दे रही है। तीसरा, 2028 की तैयारी 2025 में ही शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा संकेत, प्रदेश में अब संघ शिवराज मोहन की तिकड़ी तय करेगी किसे चलना है और किसे ठहरना है। तो जनाब, नाम भले ही हेमंत खंडेलवाल है, लेकिन कहानी भाई साहब की नहीं, भाजपा के भविष्य की बुनियाद की है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या खंडेलवाल संगठन को पुनर्जीवित कर पाएंगे? क्या वो कार्यकर्ताओं को फिर से मैदान में ला पाएंगे? और क्या शिवराज मोहन के बीच नर्म और निर्णायक पुल बन पाएंगे? अगर हाँ, तो 2028 बीजेपी की होगी, और अगर नहीं, तो विपक्ष को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे नारद मुनि लाइव, जहां सत्ता की भाषा नहीं, सत्ता के इरादे पढ़े जाते हैं। मैं हूं जुबैर कुरैशी। फिर मिलूंगा किसी और सियासी तख्तपोशी के पर्दे के पीछे की सच्चाई को लेकर। तब तक याद रखिए, नेता आते हैं, जाते हैं, लेकिन जनता अगर सोती है तो राज चलता है, लोकतंत्र नहीं। नमस्कार, जय हिंद।